नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviz360.com। खबरें अलग अंदाज में। आम और ख़ास बात का सिलसिला बिल्कुल जारी है। आज हम बात करेंगे 12 बड़े घोटालेबाजों का। घोटालेबाज इसलिए क्योंकि भारत में घोटाला बहुत आम हो चुका है। 12 ऐसे बड़े घोटालेबाज जो भारत का 3 लाख करोड़ रुपए 3 लाख करोड़ रुपए लेकर के भारतीय सिस्टम को गच्चा दे करके यहाँ से निकल लिए, यानी फॉरेन ओवरसीज़ में चले गए। 3 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। अगर इस फिगर को थोड़ा सा इस वे में देखा जाए, थोड़ा आम लगता है क्योंकि चर्चाएं ऐसे ही मीडिया में होती हैं, थोड़ा सा दूसरे वे में देखा जाए तो 12 लोग, हमारी जनसंख्या है 120 करोड़, यानी हर एक आदमी उस लिस्ट में से हर एक आदमी भारत के 10 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। ये रेट निकल के आएगा, मल्टीप्लाई और जो है डिवीज़न करके देख लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले कंपनी का, टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्री। रुपए जो इनके पास कर्ज हैं वो है 29,900 करोड़ रुपए। कंपनी ने दावे की रकम मंजूर की है। उन्होंने माना है कि हाँ, इतना मेरे ऊपर कर्जा है, जो 14 अप्रैल 2018 तक यानी 180 दिन की मोहलत उनको दी गई है, जिनमें उनको वापस करना है। दूसरा आता है ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली एमटेक ऑटो पर 12,586 करोड़ रुपए का कर्ज। आप सोच नहीं सकते, हम 1200 रुपये का कर्ज लेते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल उसी में उलझ जाता है कि हमको कैसे वापस करना है, नहीं वापस करेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। 12,586 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी पर। तीसरी कंपनी है जहाज निर्माण की कंपनी है जिसका नाम है एबीजी शिपयार्ड, पर 18,539 करोड़ रुपए का कर्ज है। इनको भी 28 अप्रैल 2018 तक रुपए वापस करने हैं। इस्पात कंपनी भूषण स्टील पर 55,989 करोड़ रुपए का कर्ज है और वह उसे चुकाने की प्रक्रिया में है, यानी कि ये देना शुरू कर दिए हैं। कितना दिए हैं इस सिस्टम ने बताया नहीं हमें, और किसी वेबसाइट पे जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमको मिला नहीं। उसके बाद आती है एक जो है 6वें नंबर की कंपनी जो है इलेक्ट्रोस्टील स्टेल्स पर स्टील बनाती है। ये कंपनी, स्टील की कंपनी, थोड़ा जटिल नाम था इसलिए मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाया। तो ये कंपनी 13,302 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के चुकाने की प्रक्रिया में है, जिसको 17 अप्रैल 2018 तक चुकाना है। देखिए अब ये 2018 तक है, गनीमत है 2022 की का जिक्र यहाँ पर नहीं है। फिर अब आते हैं हम 7वें नंबर की कंपनी। ये भी एक इस्पात कंपनी है जिसका नाम है एसआर स्टील, पर 50,778 करोड़ रुपये का ऋण है। 50,778 करोड़ रुपये का ऋण, जिसको 29 अप्रैल 2018 तक वापस करना है। 8वीं कंपनी है ज्योति स्ट्रक्चर्स, बिजली पाराशेड की कंपनी है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर है ये, जो कि 8,078 करोड़ रुपए का कर्ज है। अदा करने की तारीख 31 मार्च 2018 है। 10वीं कंपनी है लैंको इंफ्राटेक, बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी है। कुल कर्ज है इनके ऊपर 10,412 करोड़ रुपए, जिसको 13 अप्रैल 2018 को वापस करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनको तब तक वापस करना, इनकी डेडलाइन है ये। उसके बाद आता है इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग में भी जो गबन है उनके ऊपर बहुत बड़ा गबन का आरोप है। इनका कोई फिगर अभी अवेलेबल नहीं है, रिसर्च में कुछ हमको दिखा नहीं, तो इन पे भी कर्ज है जिनको वापस करने की प्रक्रिया में जारी है। इनके अतिरिक्त विजय माल्या, नीरव मोदी के बारे में आप खूब जानते हैं, खूब मीडिया पे बात होती है, रोज़ चर्चा होती है और ये धीरे से निकल जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े घोटाले, इतने रुपए के घोटाले, हम घर में 5 रुपये मम्मी से सामान लाने में इधर उधर कर दें तो मम्मी हिसाब लेके हमको पकड़ लेती है। तो इतने बड़े घोटाले हो कैसे जाते हैं, कौन करता है घोटाले, क्या सिस्टम इन्वॉल्व रहता है या नहीं, ये एक दूसरी बात है जिस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी घोटालेबाज को किसी और देश से लेके आना कितना मुश्किल है। आपने सुना होगा कि प्रत्यर्पण संधि होती है, प्रत्यर्पण संधि किसी दो विदेशों के बीच। हमारे देश की 56 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है, यानी 56 देशों के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने अपराधी ले लो और मेरे अपराधी मुझे दे दो। तो प्रत्यर्पण संधि में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि छोटा राजन को लाना है तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए किसी को पाकिस्तान से लाना है तो हम उनको लेटर लिखेंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय मामले की जांच करेगा, न्यायालय की चिट्ठियां पढ़ेगा, जो भारत सरकार के न्यायालय हैं, भारत के जो न्यायालय हैं उनके जो है स्टेटमेंट्स को पढ़ेगा। जब वो उस निर्णय पे पहुंचेगा कि हाँ ये मामला बिल्कुल सही है, तो वो अपने यहाँ की वरिष्ठ न्यायपालिका को भेजता है। वहाँ पे भेजने के बाद वो न्यायपालिका तय करती है कि होगा या नहीं होगा। फिर वो न्यायपालिका फिर विदेश मंत्रालय को भेजती है, फिर विदेश मंत्रालय के बाद यहाँ के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो करीब 7-8 साल का लंबा प्रोसीजर होता है। तो ये आसान नहीं है। आप देख लीजिए ललित मोदी वापस नहीं आए, आप देख लीजिए विजय माल्या वापस नहीं आए, इस तरह से बहुत नाम है भारत में जो गए और वापस नहीं आए। हालांकि प्रत्यर्पण संधि के तहत कई लोगों को लाया गया है। छोटा राजन को लाया गया था 1993 में, बम्बई बम ब्लास्ट में उनका हाथ था, जो करीब
7-8 साल बाद भारत आ पाए। तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत जटिलता होती है, उसमें एक समस्या भी है। समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे आप किसी देश से किसी अपराधी को मंगवाना है अपने देश में, तो हमारे देश में अगर उसकी सज़ा फांसी है, उम्र कैद है, और उसके देश में उसकी सज़ा कम है, तो हमको सज़ा अपने देश के हिसाब से नहीं देनी होगी, उसके देश के हिसाब से देनी होगी। ये हम उससे तय कर देते हैं, उससे साइन कर लेते हैं, उसके बाद हम कैदी ले आते हैं। तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, देखते हैं आगे आगे होता कैसे है। ये लोग वापस आने चाहिए। देश के लोगों को 12 लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सिस्टम इसके लिए जवाबदेह है। सिस्टम के नाक के नीचे ये सब होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे यूपीए गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट रही हो। तो आप देख रहे थे newsviews360.com। ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव जर्नलिज्म के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जैसा कि कल यानी अगले दिन अगर हम कोई खास बात करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।